नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब स्टैंड सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जो यह वीडियो है यह इंडिया जीके का हमारा 8वां पार्ट है, यानी कि 8वां वीडियो है। और जो इंडिया जीके के अंदर इतिहास का वीडियो है ये दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की है वो उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है अमरावती कला शैली, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, और 4 नंबर ऑप्शन है मधुबनी कला शैली। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा क्या? राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा कि गांधार कला शैली। ठीक है, तो इसमें गांधार जो कला शैली उत्पन्न हुई है वो किसके मिश्रण से हुई है? भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से जो हमारी कला शैली उत्पन्न हुई है वो कौन सी है? गांधार कला शैली। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग, यानी कि पहला ऐसा ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो 1 नंबर यहाँ पर देखो साइरस, 2 नंबर है कैम्बिसिस और 3 नंबर है डेरियस प्रथम और 4 नंबर ऑप्शन है सहार्स। और यहाँ पर देखो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम साथियों एक पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। फिर यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब साथियों मैं इसकी व्याख्या है नहीं कराऊंगा, क्योंकि व्याख्या के अंदर देखो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन यदि आएगा तो सीधा सीधा इसमें से आएगा। तो जो महत्वपूर्ण पर्सन होएगा कोई भी व्याख्या से संबंधित, तो उसको व्याख्या के अंदर शामिल कर लूंगा। तो इसमें देखो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था? तो यानी कि ऐसा कौन सा राजवंश है जो मौर्यों के बाद में आया है? तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है सातवाहन, 2 नंबर है शुंग, 3 नंबर है यवन, 4 नंबर है पांड्या। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा शुंग, यानी कि शुंग राजवंश है वो साथियों मौर्यों के बाद में आया था। ठीक है, यानी कि आपको ये ध्यान भी रखना है, शुंग जो वंश है प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद में शासन किया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो सवाल है, अगला सवाल साथियों आपके सामने है कि राजा बिंबिसार के जो शासक की राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है गिरि व्रज, 2 नंबर ऑप्शन है वैशाली, 3 नंबर है अंग, 4 नंबर है कौशल। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो जो 1 नंबर ऑप्शन है कि गिरिव्रज, तो गिरिव्रज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों राजा जो बिंबिसार हैं इनके शासक की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज थी। अब हम बढ़ते हैं अगले हमारे सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल है साथियों आपके सामने है हर्यक। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखो अगला सवाल है हमारा, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या है? तो 1 नंबर ऑप्शन है नागदासक, 2 नंबर है मुंडक, 3 नंबर है अनिरुद्र और 4 नंबर है उदयिनी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर नागदासक। जो नागदासक साथियों शासक हैं ये हर्यक शासक का अंतिम शासक था। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों कि किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी? तो ऐसा कौन सा राजा है जिसने कुषाण वंश की स्थापना की है? 1 नंबर है यहाँ पर अशोक, 2 नंबर है चंद्रगुप्त, 3 नंबर है हर्षवर्धन, 4 नंबर है कुजुला कड़भिसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि कुषाण वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? कुजुला कड़भिसेस ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगला जो सवाल है हमारे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो 1 नंबर है पाटलिपुत्र, 2 नंबर दिल्ली, 3 नंबर लाहौर और 4 नंबर हमारे हो जाएगा मथुरा। यानी कि साथियों की प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मथुरा, 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि कुषाणों की जो मुख्य राजधानी थी वो कौन सी थी, यानी कि जो मुख्य राजधानी थी कुषाणों की वो साथियों कौन सी थी? वो यानी कि पुसूरपुर जो मुख्य राजधानी है कुषाण वंश की, और जो ये राजधानी है ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो सवाल है संगम साहित्य। कौन सा साहित्यों? संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर बिहार है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा हमारा
तमिलनाडु है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में देखो संगम का तात्पर्य क्या साथियों, संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से है। तो इन गोष्ठियों यानी कि संगमों में कवियों द्वारा रचा गया जो तमिल साहित्य है वो संगम साहित्य कहलाता है। जो संगम युग में दक्षिणी भारत यानी कि तमिलनाडु में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। अतः जो पांड्य जो शासक है उनको संगम साहित्य के संरक्षक भी कहा जाता है। तो हमारा अगला जो सवाल है साथियों, अगला सवाल है संगम साहित्य किस जो भारतीय भाषा से संबंधित हैं। 1 नंबर यहाँ पर है तमिल, 2 नंबर है तेलुगु और 3 नंबर यहाँ पर मराठी, 4 नंबर है कौन सी, बंगाली। तो इसका साथियों राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया था तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो हमारा सवाल है वो किस प्रकार है, देखो यहाँ पर लिस्वी दोहित्र किसे कहते हैं, यानी कि लिस्वी दोहित्र हैं वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है स्कंदगुप्त, 2 नंबर है कुमारगुप्त, 3 नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम और 4 नंबर है समुद्रगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर, यानी कि लिस्वी दोहित्र है वो किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिस्वी दोहित्र है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं साथियों। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिस्वी दोहित्र बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम है वो कुमार देवी था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा जो अगला सवाल है साथियों इस प्रकार की, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार है वो किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था। तो 1 नंबर है कुमारगुप्त, 2 नंबर है स्कंदगुप्त, 4 नंबर है जो चंद्रगुप्त प्रथम और 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हमारे सामने हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्कंदगुप्त के काल में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार है वो करवाया गया था। हमारा अगला जो सवाल है साथियों इस प्रकार है कि प्रयाग प्रशस्ति थी उसका जो रचनाकार था वो कौन था। अगला सवाल क्या है साथियों, प्रयाग जो प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन थे। 1 नंबर यहाँ पर है बाणभट्ट, 2 नंबर है हरिसेन और 3 नंबर ऑप्शन है चाणक्य और 4 नंबर ऑप्शन है हर्ष कवि। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा साथियों, 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरिसेन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि प्रयाग जो प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन थे, हरिसेक थे। तो हरिसेक समुद्रगुप्त का राज कवि था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो आपको ये भी पूछ लें कि भारत का नेपोलियन, भारत का क्या साथियों, नेपोलियन किसे कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और साथियों एक बात और है, जैसे इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा उन्हें कविराज भी कहा जाता है। अब ये सारी बातें किसकी है, जो समुद्रगुप्त हैं उसकी बातें, यानी कि समुद्रगुप्त को साथियों आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर है अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और 3 नंबर यहाँ पर इसको कविराज क्या बोलते हैं, कविराज भी कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी ही मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि अभी मैंने इसका आंसर बता दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। एक साइड तो आपको लेखक दिया है, दूसरी साइड आपको ग्रंथ दिया गया है। अब देखो साथियों आपको मिलान करना है। जैसे पंचतंत्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम है ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये लिखा था साथियों विशाख दत्त ने। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है वो साथियों मृंच कटिक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, ये लिखा था शूद्रक ने। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कीर्तार्जुनीय जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, कीर्तार्जुनीय ग्रंथ है वो लिखा था भारवी ने। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपको याद रख लेना साथियों, जो इम्पोर्टेंट है वो
यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है वो कौन सा है? तो 1 नंबर यहाँ पर है नालंदा, 2 नंबर है उदयवंतीपुरी और 3 नंबर है विक्रमशिला, 4 नंबर है भाजा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 1 नंबर है नालंदा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी कि भारत का सबसे प्राचीन विहार है वो कौन सा है? नालंदा है, जो कहाँ पर है? बिहार के अंदर। कहाँ पर? नालंदा है वो कहाँ पर है? बिहार के अंदर, बिहार के अंदर स्थित है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो सवाल है साथियों, अष्टाध्यायी जो का लेखक है वो कौन है? जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, इसका लेखक है वो कौन है? 1 नंबर ऑप्शन है वराह मिहिर और 2 नंबर है कालिदास, 3 नंबर है पाणिनि और 4 नंबर है बलराम। तो जो इसका राइट आंसर है वो साथियों क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसमें पाणिनि है वो राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रख लेना। जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है या इसका जो लेखक है वो कौन है? पाणिनि है। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। और जो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे। ठीक है, इसका जन्म है वो तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, जिसने 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्र सूत्र हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये साथियों आपको क्वेश्चन है वो देखना है। देखो, पंचतंत्र है कोई ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है? तो साथियों यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है विष्णु शर्मा, 2 नंबर है प्रेमचंद, 3 नंबर है सूरदास, 4 नंबर है यहाँ पर कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। यानी कि जो इलाहाबाद के अंदर एक अशोक का स्तंभ स्थित है और ये जो अशोक स्तंभ है कौन से साम्राज्य के बारे में सूचना देता है, यानी कि संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1 नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, 2 नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, 3 नंबर है समुद्रगुप्त, 4 नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अशोक इलाहाबाद के अंदर जो अशोक का स्तंभ है ये साथियों समुद्रगुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो हमारा अगला सवाल है साथियों आपके सामने, सुमेलित कीजिए। एक साइड तो पुस्तक है, दूसरी साइड लेखक का नाम है, तो आपको इसमें मिलान कर लेना है। तो देखो साथियों, एक यहाँ पर पुस्तक है जिसका नाम है अमरकोश। तो इस पुस्तक का लेखक है वो कौन है? अमर सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पर पुस्तक है काव्य मीमांसा। तो इस पुस्तक का लेखक कौन होगा साथियों? इसका लेखक है राजशेखर। और तीसरी यहाँ पर पुस्तक है बृहत कथा। तो इसका जो लेखक है वो कौन है साथियों? इसका लेखक आपको ध्यान रखना है गुणाढ्य। ठीक है, तो इसका अगला जो पुस्तक का नाम है वो है स्वपन वासवदत्तम। तो इसका जो लेखक है वो कौन है साथियों? इसका लेखक है भास। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक है वो कालिदास से नहीं लिखी है? यानी कि कौन सी पुस्तक कालिदास ने है वो नहीं लिखी थी? तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर है अभिज्ञान शाकुंतलम और 2 नंबर है रघुवंश, 3 नंबर है माल विकागनी मित्र और 4 नंबर है देवी चंद्रगुप्तम। तो इसमें साथियों राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देवी चंद्र जो गुप्तम है वो पुस्तक साथियों कालिदास ने नहीं लिखी थी। और बाकी जो 3 पुस्तक हैं वो किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और माल विकागनी मित्र, ये पुस्तक लिखी थी कालिदास ने। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर देखो 1 नंबर रचना है वो कौन सी है? मेघदूत, 2 नंबर है कुमार संभव और 3 नंबर है रघुवंश, 4 नंबर है कादम्बरी। तो कौन सी रचना है वो कालिदास की नहीं है, आपको ये पता लगाना है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर कादम्बरी हो जाएगा, वो इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि
1 नंबर से 3 नंबर तक जो भी रचना है वो किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। तो ये भी आपका ध्यान हो गया, इसमें क्वेश्चन है। तो हमारा अगला जो सवाल है वो साथियों, पाई के मान का परिकलन करने वाला जो प्राचीन भारतीय विद्वान है वो कौन था? तो 1 नंबर है भास्कराचार्य, 2 नंबर है बोधायन और 3 नंबर यहाँ पर है आर्यभट्ट, 4 नंबर है ज्ञानदेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर बोधायन राइट। हमारा अगला सवाल है साथियों कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? 1 नंबर रामायण, 2 नंबर महाभारत, 3 नंबर जातक कथाएं और 4 नंबर है पंचतंत्र कहानियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर, इसमें जातक कथाएं राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अजंता गुफाएं, यदि आपको पूछ ले कि अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ पर साथियों? अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसके बारे में कुछ बातें करें तो एक्स्ट्रा, यानी कि अजंता की जो चित्रकारी में जातक कथाओं को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। ठीक है, और यहाँ के सभी चित्र के विषय में किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है, इनकी नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो 1 नंबर है भरत मुनि, 2 नंबर है नारद मुनि, 3 नंबर है झड्डू मुनि और 4 नंबर यहाँ पर है व्यास मुनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर भरत मुनि है वो नाट्य शास्त्र के क्या है? रचयिता हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जो सांप सीढ़ी का खेल है उसका संबंध जो किस भारतीय विद्वान से है? यानी कि जो सांप सीढ़ी का खेल हम खेलते हैं वो कौन से भारतीय विद्वान से संबंधित हैं? 1 नंबर है भास्कराचार्य और 2 नंबर है आर्यभट्ट, 3 नंबर है बोधायन और 4 नंबर है ज्ञानदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव है, उसका संबंध जो सांप सीढ़ी का खेल है उससे संबंधित है। यानी कि भारत में जो सांप सीढ़ी का खेल है उसको मोक्ष पातम या फिर परम पदम कहते हैं। ऐसा मत है कि इसका आविष्कार है वो 13वीं सदी के जो संत ज्ञानेश्वर नया ने किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है? यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर बांसखेड़ा ताम्रपत्र में और प्रयाग प्रशस्ति में और प्रबंध कोश में और 4 नंबर है हर्ष सरित में। ठीक है, यानी कि जो हर्षवर्धन को परम माहेश्वर है वो कौन सी प्रशस्ति या कौन सी जगह पर कहा गया है? यानी कि कहाँ पर इसका प्रमाण मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर, यानी कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र में कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। इनकी ऐसा कौन सा विद्वान है जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1 नंबर है बाणभट्ट, 2 नंबर है मयूर भट्ट और 3 नंबर यहाँ पर है मातंग दिवाकर और 4 नंबर है मयूर शर्मन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर मयूर शर्मन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाण भट्ट और मयूर भट्ट, यानी कि दोनों ही भट्ट हैं वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और मातंग दिवाकर भी रहता था, लेकिन मयूर शर्मन है वो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, नागानंद रत्ना जो नागानंद रत्नावली है और प्रियदर्शिका जो है ग्रंथ वगैरह हैं, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? 1 नंबर ऑप्शन है बाणभट्ट, 2 नंबर है विशाख दंत और 3 नंबर ऑप्शन है वात्स्यायन और 4 नंबर है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा 4 नंबर है हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके हर्षवर्धन है वो संस्कृत का महान विद्वान लेखक था। ठीक है, और इसने ये रचनाएं लिखी थी कौन कौन सी? जो नागानंद हैं और रत्नावली हैं और प्रियदर्शिका है। ठीक है, ये रचना किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। जो हमारा अगला सवाल है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में जो रत्ना सागर क्या है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर रत्ना सागर क्या है? तो 1 नंबर है पुस्तकालय, 2 नंबर है अध्यापक का नाम, 3 नंबर है छात्रावास या हॉस्टल और 4 नंबर है विषय के बारे में। तो यहाँ पर देखो
जो रत्ना सागर नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो 3 भवनों यानी कि पुस्तकालयों में यानी कि रतन सागर हैं, रत्नो रदधी हैं और रतन रंजक हैं, ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ है। यानी कि 3 मंजिल है, 3 मंजिल के नाम है। एक तो हो गया रत्ना सागर, ये आपका पहली मंजिल का नाम है, और दूसरी है हमारा रत्नो रदी, और जो तीसरी है वो है रतन रंजक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साथियों, आज के इस वीडियो में इतने ही सवाल हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।